मेरा मूल्य मेरी नेटवर्थ पर आधारित नहीं है। दौलत के प्रभाव की जड़ नेटवर्थ के भ्रम में है। नेटवर्थ का मतलब है आपकी संपत्तियां माइनस आपका कर्ज। मकान का भाव बढ़ने पर ज्यादातर लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी नेटवर्थ बढ़ गई है। जिन लोगों ने मेरी दूसरी पुस्तकें पढ़ी हैं, उन्हें पता होगा कि मैं नेटवर्थ को 3 कारणों से बेमानी मानता हूँ। 1. नेटवर्थ अक्सर तथ्यों पर नहीं, रायों पर आधारित अनुमान है। मकान का भाव सिर्फ एक अनुमान है। आपको मकान के सच्चे भाव का पता तब तक नहीं चल सकता जब तक कि आप इसे बेच न दें। यानी कई लोग अपने मकान का अनुमानित भाव ज्यादा लगा लेते हैं। जब वे अपना घर बेचते हैं तभी उन्हें सच्चाई का पता चल पाता है, असली भाव और असली मूल्य। दुर्भाग्य से कई लोग अपने मकान के अनुमानित मूल्य पर पहले ही उधार ले लेते हैं, जिस कारण ये हो सकता है कि उनका मकान जितने में बिके उन पर उससे ज्यादा कर्ज हो। 2. नेटवर्थ अक्सर उन संपत्तियों पर आधारित होती है जिनका मूल्य घटता है। कर्ज के लिए आवेदन करते समय मुझे संपत्ति वाले कॉलम में अपनी ज्यादातर संपत्तियों को लिखने दिया जाता है। बिजनेस सूट, शर्ट, टाई और जूतों को भी संपत्तियां मान लिया जाता है और कारों को भी। आप और मैं जानते हैं कि इस्तेमाल की हुई शर्ट का मूल्य बहुत कम होता है। इस्तेमाल की हुई कार का मूल्य नई कार के मुकाबले काफी कम होता है। 3. नेटवर्थ अक्सर इसलिए बढ़ती है क्योंकि डॉलर नीचे गिरता है। मकान का मूल्य डॉलर का मूल्य घटने की वजह से भी बढ़ता है। दूसरे शब्दों में, मकान का मूल्य नहीं बढ़ रहा है। उस मकान को खरीदने के लिए तो बस ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सरकार और केंद्रीय बैंक ज्यादा मुद्रा का इंजेक्शन लगा रहे हैं ताकि अर्थव्यवस्था को जिंदा रख सकें और समृद्धि के अच्छे महसूस होने वाले भ्रम को कायम रख सकें। नेता का सबसे बड़ा डर। मैंने समृद्धि के अच्छे महसूस होने वाले भ्रम का जिक्र इसलिए किया क्योंकि नेताओं और अफसरों का सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं लोग बुरा महसूस न करने लगे। इतिहास में जब भी लोगों ने बुरा महसूस किया है, राजाओं, रानियों और शासकों का तख्ता पलट गया और उन्हें मौत के घाट उतारा गया। आप याद कर सकते हैं कि फ्रांसीसियों ने अपनी रानी मैरी आंतवानेट का सिर कलम कर दिया था और रूसी लोगों ने आखिरी जार, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। पुराना पूंजीवाद कठोर आर्थिक बुनियाद पर आधारित था। नया पूंजीवाद अच्छा महसूस करने के अर्थशास्त्र पर आधारित है। जब तक किसी व्यक्ति की नेटवर्थ बढ़ती जाती है, तब तक उत्पादन नहीं बल्कि कर्ज पर आधारित समृद्धि का भ्रम कायम रहता है। जब आपके पास चीजें हों, तब स्वतंत्रता की जरूरत किसे है? जब तक वैश्विक अर्थव्यवस्था अमेरिकी सरकार और अमेरिकी उपभोक्ता को उधार लेकर खर्च करने की अनुमति देती है, परिकथा वाली ये अर्थव्यवस्था चलती रहेगी। अगर सपना बुरे सपने में बदल जाता है और अच्छा महसूस करने वाला बुलबुला फूट जाता है, तो एक बार फिर आफत आ जाएगी। शारीरिक दृष्टि से लोग भले ही तबाह न हो, लेकिन राजनीतिक, पेशेवर और वित्तीय दृष्टि से हो जाएंगे। मूल्य मुद्रास्फीति पर आधारित नहीं है। मेरे $17 मिलियन के अपार्टमेंट हाउस का मूल्य मुद्रास्फीति या इमारत के भाव पर आधारित नहीं है। हालांकि भाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मैं किसी जादुई अदृश्य बाजार की परिस्थिति की वजह से इमारत के भाव बढ़ने पर दांव नहीं लगा रहा हूँ। मैं इस बात पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ कि इससे मेरी नेटवर्थ बढ़ेगी, जिससे मैं अच्छा महसूस करूंगा। मैं बाजार के लुढ़कने की वजह से बुरा महसूस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बाजार के उतार चढ़ाव की मुझे ज्यादा परवाह नहीं होती। मेरे अपार्टमेंट हाउस का सच्चा मूल्य तो उस किराए पर आधारित है जो मेरे किराएदार चुकाते हैं। दूसरे शब्दों में, जायदाद का सच्चा मूल्य वो मूल्य है जो मेरे किराएदार उसका मानते हैं। अगर किराएदार सोचता है कि उस अपार्टमेंट के लिए $500 प्रति माह देना सही है, तो यही जायदाद का मूल्य है। अगर मैं अपने किराएदारों के लिए अपनी जायदाद के अनुभूत मूल्य को बढ़ा दूं, तो मैं अपनी जायदाद का मूल्य बढ़ा देता हूं, जिसमें रियल एस्टेट बाजार का कोई योगदान नहीं होता। अगर मैं अनुभूत मूल्य को बढ़ाए बिना किराया बढ़ा दूं, तो किराएदार सड़क पर किसी दूसरे मकान में रहने चला जाएगा। रेंटल रियल एस्टेट का मूल्य, इस मामले में मेरे अपार्टमेंट हाउस का मूल्य, नौकरियों, वेतन, जनसांख्यिकी, स्थानीय उद्योग और किफायती मकानों की मांग व पूर्ति पर निर्भर होता है। जब भी मकानों के भाव गिरते हैं, तो प्रायः किराए की यूनिट्स की मांग बढ़ जाती है, जिसका मतलब है कि मांग और किराए दोनों ही बढ़ जाते हैं। अगर किराया बढ़ता है,
तो मेरी किराए वाली रियल एस्टेट का मूल्य भी बढ़ जाता है, हालांकि रहवासी रियल एस्टेट का मूल्य घट रहा हो। 300 यूनिट के अपार्टमेंट हाउस के मामले में मुझे 3 कारणों से बाजार के लुढ़कने की परवाह नहीं है। एक कारण तो ये है कि टुल्सा ओक्लाहोमा तेल का बूम टाउन है। यहाँ ऊंचे वेतन वाली काफी नौकरियां हैं। तेल उद्योग में कर्मचारियों की जरूरत होती है और दूसरी जगह से आने वाले कर्मचारियों को किराए के मकानों की जरूरत होती है। दूसरा कारण ये है कि अपार्टमेंट हाउस के पास वाला स्थानीय कॉलेज अपने विद्यार्थियों की संख्या दोगुनी कर रहा है, लेकिन हॉस्टल की इकाइयों की संख्या नहीं बढ़ा रहा है, जिसका मतलब है कि किराए के अपार्टमेंटों की मांग बढ़ेगी। जैसा आप में से कई लोग जानते हैं, एक और बेबी बूम है जिसे इको बूमर्स कहा जाता है, जो इस समय कॉलेज में दाखिल होने वाली पीढ़ी है, जिसकी संख्या 7.3 करोड़ है। उनमें से ज्यादातर किराए के मकान में रहेंगे। तीसरा कारण ये है कि वर्तमान में लोन पर ब्याज दर बहुत कम है। कम ब्याज दरों, कम खर्च और बढ़ती आमदनी की वजह से जायदाद का मूल्य बढ़ेगा। ये बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है कि 300 यूनिट का अपार्टमेंट हाउस मुझे नियंत्रण और लिवरेज दोनों प्रदान करता है। इस अपार्टमेंट हाउस पर निवेशक के रूप में मेरा काम अपने लिवरेज को 1.4 से संभवतः 1.10 तक बढ़ाना है। यानी मैं बाजार की वजह से नहीं, बल्कि अपने संचालन से जायदाद के मूल्य को दोगुना करना चाहता हूँ, और जब नियंत्रण मेरे हाथ में है तो मैं ये कर सकता हूँ। लिवरेज खतरनाक नहीं होता। कई वित्तीय सलाहकार कहते हैं कि ज्यादा मुनाफे का मतलब ज्यादा जोखिम होता है। दूसरे शब्दों में वे कहते हैं कि लिवरेज खतरनाक होता है। ये सरासर झूठ है। लिवरेज खतरनाक तभी होता है जब लोग ऐसी संपत्तियों में निवेश करें जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के पास नियंत्रण है तो बहुत कम जोखिम के साथ लिवरेज किया जा सकता है। ज्यादातर वित्तीय सलाहकार ज्यादा मुनाफे को ज्यादा जोखिम से इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि वे सिर्फ वही निवेश बेचते हैं जिनमें बहुत कम नियंत्रण होता है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है, टुल्सा में मेरा $17 मिलियन का अपार्टमेंट हाउस लिवरेजिंग के लिहाज से अच्छा निवेश है, क्योंकि मेरा कार्य संचालन पर नियंत्रण है और कार्य संचालन यानी किराए से मिलने वाली आमदनी ही निवेश के मूल्य को तय करता है। मकान अच्छा निवेश नहीं है और इसमें लिवरेजिंग करना खतरनाक है, क्योंकि आप इसके भाव को नियंत्रित नहीं कर सकते। किसी मकान का मूल्य बाजार और मुद्रा की क्रय शक्ति पर निर्भर होता है, जो आपके नियंत्रण के बाहर की चीजें हैं। नियंत्रण क्या है? बचत, शेयरों, बॉन्डों, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स जैसे पेपर एस्टेट्स का मुख्य दोष नियंत्रण का अभाव है। चूंकि आपके पास कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए लिवरेजिंग करना मुश्किल और खतरनाक होता है। चूंकि ये पेपर एस्टेट्स बहुत कम नियंत्रण प्रदान करते हैं, इसलिए इनमें निवेश करने के लिए बैंक उधार नहीं देते हैं। अब देखते हैं कि ये नियंत्रण क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेखा चित्र 4 मुख्य नियंत्रणों को बताता है, जो पेशेवर निवेशक और बैंकर को चाहिए होते हैं। कृपया नीचे दिए गए चित्र को देखें। उद्यमी के रूप में मेरा अपने व्यवसाय के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चारों कॉलमों पर नियंत्रण होता है। रियल एस्टेट निवेशक के रूप में भी मेरा अपने निवेश के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चारों कॉलमों पर नियंत्रण होता है। वित्तीय बुद्धि नियंत्रण की कुंजी है। वित्तीय बुद्धि से नियंत्रण बढ़ता है और वित्तीय IQ वित्तीय बुद्धि के वित्तीय मुनाफे को मापता है। उदाहरण के लिए 300 यूनिट के टुल्सा के अपार्टमेंट हाउस पर नजर डालते हैं। 1. आमदनी वाला कॉलम। जायदाद खरीदने के बाद पहला कदम किराया बढ़ाना है। अपार्टमेंट हाउस पहले से ही मुनाफा दे रहे हैं, क्योंकि मौजूदा किराए से कैश फ्लो आ रहा है। दूसरे शब्दों में, पहले ही दिन से मैं पैसे बना रहा हूँ। फिर भी मेरा उद्देश्य या व्यावसायिक योजना अगले 3 सालों तक $100 प्रति इकाई प्रति माह किराया बढ़ाना है, जिसके लिए मैं ये कर सकता हूँ। पहला, अगर मौजूदा किराया बाजार से कम है तो उसे बढ़ाना। दूसरा, सभी यूनिटों में वॉशर और ड्रायर लगाकर अतिरिक्त किराया लेना। तीसरा, लैंडस्केपिंग और पुताई जैसे सुधार करना। इन सभी में मेरे नहीं, बैंक के पैसे लगते हैं। हमने बैंक को जो बिजनेस प्लान दिया था उसमें ये सभी चीजें शामिल थीं, इसलिए वो लोन की राशि में सम्मिलित थीं। 3 साल तक $100 को 300 इकाइयों से गुना करने पर पूरे प्रोजेक्ट की मासिक आय हर महीने $300 बढ़ जाती है, यानी 1 साल में $3,60,000। आमदनी की ये वृद्धि नियंत्रण और लिवरेज का उदाहरण है।
अगर योजना कारगर रहती है तो 3 साल बाद मेरा वित्तीय IQ 4 लीवरेज असीमित होगा, क्योंकि बगैर किसी पूंजी निवेश के आमदनी में वृद्धि होगी। इसके लिए तो सिर्फ इस बात की अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि संपत्ति का प्रबंधन नियंत्रण करके ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए। वित्तीय IQ में वृद्धि इसलिए असीमित है क्योंकि आमदनी निवेशक के नियंत्रण और बैंक के पैसे का इस्तेमाल करने से बढ़ेगी। 2. व्यय कॉलम। खर्च कम करने पर भी कई तरीकों से नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे प्रशासकीय लागतें कम करके श्रम की लागत को कम किया जा सकता है। चूँकि हमारे पास कई जायदाद हैं, इसलिए कई लागतें मुख्य कंपनी के हवाले की जा सकती हैं, जिन्हें प्रायः बैंक ऑफिस व्यय कहा जाता है। इनमें अकाउंटेंट, बुक कीपर्स, वकीलों और प्रशासकीय स्टाफ की लागत शामिल होती है। जो अन्य व्यय कम किए जा सकते हैं वे हैं बड़े पैमाने पर सस्ता बीमा, जायदाद पर टैक्स, पानी का उपभोग, रखरखाव, बेहतर लागत प्रबंधन और लैंडस्केपिंग। इसके अलावा अपार्टमेंट हाउस में किराएदारों के आने जाने के बीच की अवधि को कम रखा जा सकता है, ताकि अपार्टमेंट को दोबारा किराए पर उठाने में होने वाली देर की वजह से आमदनी कम न हो। मिसाल के तौर पर, जैसे ही किराएदार हमें बताता है कि वो अपार्टमेंट छोड़ने वाला है, उसी दिन अपार्टमेंट की उपलब्धता का विज्ञापन दे दिया जाता है। जैसे ही अपार्टमेंट खाली होता है, उसी दिन सफाई कर्मी आ जाते हैं और संभावित नए किराएदार उसी रात को अपार्टमेंट देखने आ सकते हैं। कई मामलों में तो मौजूदा किराएदार के खाली करने से पहले ही अपार्टमेंट दोबारा किराए पर उठ जाता है। जाहिर है, कई अक्षम निवेशक खर्च कम करने के बजाय उन्हें बढ़ा लेते हैं, जिससे जायदाद उनके लिए बुरा निवेश बन जाती है। अक्सर वे पैसे बचाने की कोशिश में किराएदारों की गुणवत्ता और जायदाद के आकर्षण को बढ़ाने में असफल रहते हैं। फलस्वरूप ज्यादातर मामलों में जायदाद का मूल्य कम हो जाता है। हम खराब तरीके से चलाई जा रही जायदादों को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा प्रबंधन करके हम उन्हें अच्छा निवेश बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हम बुरे निवेशकों से अच्छे पैसे कमाते हैं। जायदाद प्रबंधन एक मुख्य नियंत्रण है। जैसा आप जानते हैं, जायदाद प्रबंधन रियल एस्टेट में मुनाफे की अहम कुंजी है। जायदाद प्रबंधन एक मुख्य नियंत्रण है। ज्यादातर निवेशकों की तरह ही मुझे भी जायदाद का प्रबंधन करने से चिढ़ है, इसलिए मैंने केन मैक्लेरॉय को साझेदार बनाया है, जिन्होंने ABCs ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग लिखी है। उनकी कंपनी जायदाद प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। कृपया नीचे दिए गए चित्र को देखें। अगर आप जायदाद प्रबंधन पर ज्यादा जानकारी चाहते हैं या इस बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं कि जायदाद प्रबंधन के जरिए रियल एस्टेट का मूल्य कैसे बढ़ाया जाए, तो द रिच डैड कंपनी मेरे मित्र और निवेश साझेदार केन की कई पुस्तकें और ऑडियो प्रोडक्ट्स प्रदान करती है, जिनकी कंपनी दक्षिण पश्चिम अमेरिका में अग्रणी जायदाद प्रबंधन कंपनी है। मैं ज्यादातर शेयरों और म्यूचुअल फंड से इसलिए भी दूर रहता हूँ, क्योंकि इनमें मेरा व्ययों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, खास तौर पर प्रबंधन के वेतन, बोनस और फीस पर। मुझे लोभी CEO के वेतन में भारी वृद्धि की खबरें पढ़कर उलझन होती है, हालांकि कंपनी के शेयर का भाव घट रहा होता है। मिसाल के तौर पर, होम डिपो के CEO रॉबर्ट नॉर्डरली को $38 मिलियन का सालाना वेतन मिल रहा था और हर साल $3 मिलियन का गारंटीड बोनस भी। दुर्भाग्य से परिस्थितियां अच्छी नहीं रहीं और आखिरकार नॉर्डेली को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन संचालक मंडल ने ऐसा करने के लिए उन्हें $210 मिलियन दे दिए। मेरे हिसाब से ये बहुत महंगा चूना है, इसलिए मैं पेपर एसेट्स को पसंद नहीं करता। ज्यादातर पेपर एसेट्स के संचालक MBA होते हैं। ये लोग निवेशकों की वित्तीय सुरक्षा के बजाय अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में ज्यादा सोचते हैं। होम डिपो के CEO को मिलने वाला ऊंचा भुगतान अपवाद नहीं है, ये तो सामान्य परिपाटी है। 3. दायित्व कॉलम। मेरा 300 यूनिट के अपार्टमेंट हाउस की विद्यमान मॉर्गेज ब्याज दर सिर्फ 4.95% थी। कम ब्याज दर से पूरी जायदाद का मूल्य बढ़ जाता है। 6.5% पर दूसरी मॉर्गेज लेकर हमने 5.5% की मिश्रित ब्याज दर बना ली। दोनों लोन की राशि के अंतर को ध्यान में रखते हुए ये कम ब्याज दर महत्वपूर्ण नियंत्रण और लिवरेज है। मिलियनों डॉलर के मामले में 1% का फर्क भी
शुद्ध आय पर काफी प्रभाव डालता है। मिसाल के तौर पर $1 करोड़ की मॉर्टगेज पर 1% बचत का मतलब है साल भर में $1 लाख की अतिरिक्त आमदनी। जैसा आगे दिया रेखा चित्र दर्शाता है, कर्ज घटाना और ब्याज दर कम करना भी लिवरेज के उदाहरण हैं। कृपया नीचे दिए गए चित्र को देखें। 4. संपत्ति कॉलम। किराया बढ़ाने, खर्च कम करने, कर्ज कम करने या कर्ज पर ब्याज कम करने से संपत्ति के रूप में जायदाद का मूल्य बढ़ जाता है। जैसा आप आगे दिए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख सकते हैं, नियंत्रण रखना और संख्याओं को मनचाही दिशा में ले जाना लिवरेज का एक रूप है। ये वित्तीय बुद्धि का परिणाम है। कृपया नीचे दिए गए चित्र को देखें। ऊपर नीचे झूलना।